देश में बेरोजगारी और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लंबी विदेश यात्राओं पर उठे गंभीर सवाल। मंत्रियों के पर कतर कर नीति निर्धारण में पीएमओ के 455 से ज्यादा अधिकारियों की भारी दखलंदाजी। 2014 से 2026 के बीच सरकार चलाने का प्रशासनिक बजट रिकॉर्ड 800% तक बढ़ा। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी लंबी विदेश यात्रा से वापस लौट आए हैं। अमित शाह चुनाव जिताने की बिसात बिछा रही हैं। तो फिर इस 140 करोड़ के देश की सत्ता को पर्दे के पीछे से कौन हाक रहा है, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज एक सवाल पूरे देश के भीतर सबसे बड़ा और सबसे अहम हो चुका है कि आखिर इस देश की सत्ता को चला कौन रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता हमेशा वैश्विक दौरों और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को लेकर दिखाई देती है। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार उस राजनीतिक बिसात को बिछाने में व्यस्त रहते हैं जहां हर चुनाव की जीत उनकी चौखट पर आकर खड़ी हो जाए। ऐसे में ये यक्ष प्रश्न बेहद गंभीर हो जाता है कि जब देश के सामने इतने बड़े बड़े आंतरिक मुद्दे हों तब सरकार इन सबसे इतनी बेफिक्र क्यों नजर आती है। आखिर सरकार चलाने के तौर तरीकों में ऐसा क्या बदलाव आया कि सरकार शब्द का मतलब अब सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी तक ही सीमित होकर रह गया। क्या साल 2014 के बाद देश में वाकई एक ऐसा स्वर्ण युग आया है जिसमें कूटनीति, आर्थिक नीतियां और आंतरिक रिफॉर्म के मोर्चे पर वो सब कुछ हो गया जो पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया था। चाहे वो भारत की विदेश नीति हो या फिर पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध, इन तमाम आंतरिक और राजनीतिक मोर्चों से पूरी तरह बेफिक्र प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों एक लंबी और अहम विदेश यात्रा से भारत वापस लौटे हैं। इस यात्रा के दौरान जब वहां संगीत की धुन बज रही थी और प्रधानमंत्री उसे सुन रहे थे, ठीक उसी वक्त देश की जनता के जहन में यह सवाल गहरा घाव दे रहा था कि आखिर इस विशाल देश को चला कौन रहा है। चलिए आज इसी संगीत की धुन से इस गहरी राजनीतिक हकीकत का विश्लेषण शुरू करते हैं। इस खूबसूरत गीत की मधुर आवाज में खोने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक कई मौकों पर दुनिया को अपने फैसलों से चौंकाया है। उनकी नीतियों की गहराई को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है क्योंकि वह बहुत दूर की राजनीतिक गोटी लेकर आते हैं। यही वजह है कि यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि आखिर इन ऐतिहासिक फैसलों के पीछे किसका दिमाग है, उन्हें यह सुझाव देता कौन है, इस देश को पर्दे के पीछे से चलाने वाले वो कौन से चेहरे हैं। ये हकीकत आज बंद पन्नों में नहीं है। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलना होगा। याद कीजिए साल 2015 का वो दौर जब प्रधानमंत्री मोदी एक झटके में अचानक बिना किसी औपचारिक निमंत्रण या कूटनीतिक कार्यक्रम के लाहौर पहुंच गए थे। वहां तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में शामिल होने का फैसला पूरी तरह अप्रत्याशित था। इतना ही नहीं, यह प्रधानमंत्री मोदी की ही नीति थी कि आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI की टीम पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई थी। उस समय की लाहौर यात्रा से लेकर वर्तमान की रणनीतियों तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बड़े फैसले असल में ले कौन रहा था। पाकिस्तान को लेकर बनाई गई ये नीतियां आखिर किस स्तर पर तय हो रही थी। अगर आप इस समीकरण को वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत के ऐतिहासिक संबंध जहां एक तरफ रूस के साथ बेहद मजबूत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में अब कई फैसले प्रभावित होते दिख रहे हैं। चाहे वो ईरान पर इजरायली हमले से ठीक पहले भारत की डिप्लोमेसी का रुख हो या फिर चाबहार पोर्ट में किए गए अरबों डॉलर के निवेश के बाद अमेरिकी रणनीतियों के कारण पीछे हटने का फैसला हो। इस पूरे दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व के तमाम प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा बार अमेरिका की यात्रा की। हर साल एक नई यात्रा। इन अमेरिकी दौरों के बाद जब साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तब ऐसा लगने लगा कि भारत की नीतियां पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में शिफ्ट हो रही हैं। सवाल फिर वही उठता है कि इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फैसलों को अंतिम रूप कौन दे रहा है।
क्या ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में बैठे उन नौकरशाहों की बेहद ताकतवर टीम है जो हर मंत्रालय की नीतियों को तय करती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द नौकरशाहों की इतनी बड़ी फौज मौजूद नहीं रही। पीएमओ के भीतर 450 से ज्यादा उच्च अधिकारियों की मौजूदगी है। देश के हर राज्य की गतिविधियों और हर एक मंत्रालय की फाइलों पर इनकी पैनी नजर रहती है। किसी भी मंत्रालय में कोई भी पॉलिसी बनने या उसका ऐलान होने से पहले उस दस्तावेज को ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर परखा जाता है। अगर आप प्रधानमंत्री के सबसे करीबी प्रशासनिक ढांचे को देखना शुरू करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा और प्रमुख नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा का नजर आता है। पीके मिश्रा की भूमिका आज वैसी ही दिखाई देती है जैसी कभी इंदिरा गांधी के शासनकाल में पीएन हक्सर की हुआ करती थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ब्रजेश मिश्रा की थी। इस शक्तिशाली ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रमुख रणनीतिकारों की एक लंबी फहरिस्त शामिल है। मौजूदा सरकार में नौकरशाह को मंत्रियों की तुलना में कहीं अधिक प्राथमिकता और शक्ति दी गई है। चाहे विदेश मंत्री जयशंकर हो या तेल मंत्री हरदीप पुरी, ये सभी प्रशासनिक श्रेष्ठ भूमि से आते हैं और इनकी कोई स्वतंत्र राजनीतिक चुनौती नहीं है। यही वजह है कि देश में नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले इसी नौकरशाही के भरोसे लिए गए। इतिहास के पन्नों को पलटे तो दिग्गज नेता जॉर्ज फर्नांडिस अक्सर इंदिरा गांधी के दौर में कहा करते थे कि दरअसल इंदिरा गांधी अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें चंद नौकरशाह चाहिए और नौकरशाह के जरिए इस देश के मंत्रियों की लगाम उनके हाथ में होती है। आज वही स्थिति दोबारा देखने को मिल रही है, जहां साल 2014 से 2026 के बीच सरकार चलाने का प्रशासनिक बजट 800% तक बढ़ चुका है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से नौकरशाही के नियंत्रण में आ चुकी है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।